नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुमन वाजपेयी द्वारा लिखी हुई कहानी विश्वास हो तुम मेरा। उस छुअन में कुछ था, अकस्मात हुआ वह स्पर्श, लेकिन ऐसा लगा मानो जिस्म में अनगिनत फूलों की खुशबू बस गई हो। बारिश की हल्की हल्की फुहारों का एहसास था उस छुअन में। कभी कभी क्षण भर में भी जीवन के अनंत पलों को एक साथ जिया जा सकता है। मैंने उस पल वही महसूस किया, खूबसूरती और इच्छा का संगम। भर सी गई मैं उस स्पर्श से। किसे पता था कि वह एक छुअन मेरी जिंदगी की दिशा को ही बदल देगी, ढेर सारे रंग भरकर। फिर उसे नहीं, अभी वो सब नहीं, वरना खूबसूरती का मर्म कम हो जाएगा। कुछ पल आंखों में तैरता प्यार भी कभी कभी पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। किताबी बातें नहीं, जिंदगी का सच है यह। लेकिन सिर्फ खुशनुमा लम्हे को जीने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। प्रिंसिपल सर को कुछ कागज देकर लौट ही रही थी कि उन्होंने एक फाइल थमाते हुए कहा, कनिका, ये जरा प्रोफेसर मधुकर को दे आना, अर्जेंट है। चपरासी को दूंगा तो वह उन्हें ढूंढने में ही वक्त लगा देगा। मधुकर? इस नाम का भी कोई प्रोफेसर है क्या कॉलेज में? कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं अमूमन हर प्रोफेसर को पहचानती थी। मेरी नज़रों में तैरते सवाल को पढ़ते हुए प्रिंसिपल साहब तुरंत बोले, नए आए हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं। तुम ठहरी मनोविज्ञान की छात्रा, कैसे जानोगी? अभी साइंस लैब में होंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैं सीधे साइंस लैब की ओर बढ़ गई। सोचा था कि कोई अधेड़, बहुत ही गंभीर किस्म का प्रोफेसर चीर फाड़ या किसी नए प्रयोग में लगा होगा। साइंस लैब में जाकर खड़ी हो गई थी मैं। सन्नाटा था हर तरफ। दोपहर बाद वैसे भी उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती थी। आखिरी पीरियड के लिए स्टूडेंट कम ही रुकते थे। कॉलेज से बंक मारने का अपना एक अलग ही लुत्फ होता है, मस्ती और शरारत। यस, एक स्वर गूंजा। मुझे लगा मैंने जैसे एक साथ कई घंटियों को बजते हुए सुना हो, जैसे झरना कल कल करता बहने लगा हो, जैसे किसी ने बांसुरी पर मीठी तान छेड़ दी हो। मैं हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में जब मैंने उन्हें फाइल पकड़ाई तो हाथ छू भर गया उनसे। उस छुअन से मेरे जिस्म में एक मादक लहर सी दौड़ गई। भरपूर नज़रों से देखा उन्हें। जाने क्या हो गया था मुझे उस पल। न कोई संकोच, न डर, न किसी किस्म की झिझक। कुछ भी तो मुझे रोक नहीं रहा था। आवाज और छुअन की तरह उनके चेहरे में भी एक कशिश थी, काम देवता हों जैसे। हाँ, यही ख्याल आया था मेरे मन में। फाइल दे दी, काम खत्म। पर मन था कि वहीं ठहरे रहने के लिए मजबूर कर रहा था। बात करने के लिए भी तो कोई विषय या बहाना चाहिए होता है। कोई स्टूडेंट हो तो 10 निरर्थक बातें भी की जा सकती हैं, या फिर बेवजह हंसी ठहाके भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन वे तो प्रोफेसर थे। उस पर पहली मुलाकात, वह भी बिना परिचय के। फिर भी ढीठ बनी खड़ी रही वहीं पर। कोई 28-29 साल का एक स्मार्ट प्रोफेसर ठीक मेरे सामने खड़ा था। कपड़ों से उसकी परिष्कृत रुचि की झलक मिल रही थी। हर चीज में एक परफेक्शन था। शर्ट पर एक क्रीज तक नहीं थी। और कुछ काम है? मैं मधुकर हूँ, साइंस का प्रोफेसर। 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। क्या अंदाज था, मानो हर शब्द कदम ताल करता चल रहा हो, जैसे फिसलने की जल्दी न हो शब्दों को भी। नहीं, मैं बुरी तरह से झेंप गई थी। क्या सोच रहे होंगे प्रोफेसर भी, कैसी लड़की है। मैं कनिका, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स। मैंने अटक अटक कर जवाब दिया था। चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी उनके। ओह, दिल किया कि किसी तरह से उस मुस्कान को अपनी हथेलियों में कैद करके सदा के लिए अपने पास संजो कर रख लूं। मन की बातें पढ़ती हो? भाई, हम तो शरीर विज्ञानी हैं। शरीर का चीर फाड़ कर उसका अध्ययन करते हैं। मन के भावुक व कोमल तंतुओं को पहचानने की, पकड़ने की समझ नहीं है हमें। सोच रही होगी कि कितना बोरिंग प्रोफेसर है, एकदम क्रूर। फिर वही मादक हंसी उनके होठों के सौंदर्य को छलकाते हुए फैल गई। कामदेव का रूप है और मन के भावों को न समझने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे दिमाग में संवादों की बीच भी उठा पटक चल रही थी। यह व्यक्ति कहीं से भी बोरिंग नहीं हो सकता। भावनाओं का अथाह समुद्र इसके अंदर तेज गति से हिलोरन लेता होगा। यह मान नहीं रहे सो बात अलग है। मन ने फिर झुठलाया मुझे। क्या सोचने लगी? प्रोफेसर ने टोका।
वह कुछ हैरान से दिखे थे, शायद मेरा व्यवहार व चेहरे की प्रतिक्रिया देखकर। कुछ नहीं सर, मैं चलती हूँ। तेज कदमों से चलते हुए और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मैं जब साइंस लैब से निकली तो महसूस हुआ कि मेरे अंतरतम का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया है। कहाँ चली गई थी? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे। सामने से आती माही ने दनादन प्रश्न दाग दिए। कहीं नहीं। चाहती थी मुझे उस क्षण बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। क्या बात है, कुछ बदली सी लग रही है। क्या खो गया है तेरा? माही ने चुटकी ली। कहा न, कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाय। जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर लगभग भागती हुई मैं लाइब्रेरी में घुस गई। एक खाली कोने में बैठी काफ़ी देर तक खुद को संयत करने की कोशिश करती रही। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? पहली बार तो किसी पुरुष को नहीं देखा था मैंने। कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट थी, इसलिए एक बिंदासपन भी आ गया था मुझ में। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने को हमेशा तैयार रहती थी। हर समय कुछ न कुछ कहने की धुन सवार रहती थी मुझ पर। कभी कैंटीन में बेहतर स्नैक्स की व्यवस्था को लेकर, कभी लेडीज़ स्पेशल, तो कभी लाइब्रेरी में किताबों को लेकर। मेरे एजेंडा की लिस्ट लंबी चौड़ी थी। ऐसे में कभी किसी पुरुष को लेकर भावनाओं का ज्वार भाटा उठा ही नहीं था मन में। बहुत कोशिश की पढ़ने में दिल लगाने की, पर लग नहीं रहा था। जैसे उनकी छुअन मेरे शरीर में बस गई है और मुझे सहला रही है। घर पहुंचकर सीधे पलंग पर जाकर लेट गई। अपने हाथों को देखा जिसमें प्रोफेसर मधुकर का स्पर्श था। सब कुछ बहुत संगीतमय लग रहा था। पायल की रुनझुन मेरे हृदय के तारों के साथ लय मिला रही थी। शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को निहारा। गुलाबी गालों पर रंगत छा गई थी। आंखों में सपने खुमार बनकर तैर रहे थे। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो महसूस हुआ कि रात भर से मैं बदल सी गई हूँ। हाय कनिका, क्या हुआ? रात भर सोई नहीं थी क्या? माही ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। मेरी अल्लड़ता और बिंदासपन को जैसे विराम लग गया था। आंखों में शरारत के बजाय सिर्फ तलाश समा गई थी। आज सब पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम चलोगी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी माही। मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। पढ़ाई में तो क्या मन लगता, फ्री पीरियड होते ही कदम साइंस लैब की ओर मुड़ गए। हमेशा मेरे साथ रहने वाली माही को यह बहुत अजीब लगा। प्लीज़, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती और मुझे यकीन है कि मेरी दोस्त होने के नाते तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। माही की आंखों में ढेरों प्रश्न व चेहरे पर परेशानी की शिकन देख मैं उसे समझाने लगी, पर जानती थी कि मैं उसे नहीं, खुद को समझा रही थी। किसे ढूंढ रही हो? साइंस लैब में झांकते हुए जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। पलटी तो देखा प्रोफेसर मधुकर खड़े थे। नहीं, वो मैं लगातार 3 पीरियड थे, अभी फ्री हुआ हूँ। लैब में सामान रखना था सो चला आया। आओ तो मैं अपने हाथ की बनी कॉफ़ी पिलाता हूँ। अभी बहुत लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हुई, तुम ही साथ दे दो। मैंने देखा प्रोफेसर ने लैब में ही कॉफ़ी बनाने का सामान रखा हुआ था। पर्क्यूलेटर में पानी डालते हुए बोले, दरअसल मैं जिस कॉलेज में रहूँ मेरा ज़्यादा वक्त लैब में ही बीतता है, इसलिए कॉफ़ी का प्रबंध करके रखता हूँ। यही एक बुरी आदत है मुझ में। वही प्यारी सी हंसी होठों पर तैर गई थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। उनके चेहरे को हाथों में भर चूमने को जी कर उठा। अपने ही ख्यालों से मैं कांप उठी थी। कब पकड़ते हुए भी हाथ कांपे। माना कि मनोविज्ञान की छात्रा हो, पर हमेशा खोए खोए रहना या सोचते रहना भी ठीक नहीं है। हंसो भाई। फिर वही खिलखिलाहट। नहीं, नहीं बैठ सकती अब और। कब रखते हुए बोली, चलती हूँ। कुछ काम याद आ गया क्या? हाँ, नोट्स बनाने हैं इसलिए। बात अधूरी छोड़ मैं तेजी से बाहर निकल आई। माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए मैं तेज सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। प्यार के रेशे मन में होते हुए शरीर में समा गए थे। प्रोफेसर का चेहरा, उनकी बातें, उनकी हंसी। उफ, पढ़ती तो अक्षर, पर वही सब उभर आता। बुलंद आवाज में अपने व दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली मैं अब जब भी यूनियन की किसी मीटिंग में बैठती तो ध्यान लग ही नहीं पाता। माही के आगे सब कुछ उड़ेल गई थी। एक दिन दिल हल्का हो गया था। कह देना उस प्रोफेसर को दिल की बात। इतनी बिंदास हुआ करती थी तू, उसके सामने आते ही क्यों तेरी आंखें झुक जाती हैं, बर्फ की तरह पिघल जाती है। तू कहे तो मैं बात करूं? ना, कभी नहीं। घबरा कर उठ खड़ी हुई थी मैं। अपने और उनके बीच में किसी को नहीं आने दे सकती।
4 महीने कश्मकश में ही बीत गए। सर्दियां आ गई थीं। लगातार 3 छुट्टियां थीं। हम दोनों के बीच वार्तालाप का सिलसिला बेशक कायम था, पर अधिकतर प्रोफेसर ही वक्ता होते थे। मैं चुप बैठी उनकी बातों को सुनती रहती थी। बहुत हुआ तो हाँ हूँ मैं जवाब दे देती। उस दिन लास्ट पीरियड अटेंड कर जब मैं निकली तो बस स्टैंड पर कोई नहीं था। माही उस दिन आई नहीं थी। मैंने सोचा इस वक्त अगर प्रोफेसर आ जाएं तो करवट बदलती रात की बेचैनी कम हो जाए। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कार से झांकते हुए प्रोफेसर मधुकर ने आवाज़ लगाई। लगा कि मैं फूलों के बिस्तर पर लेटी हूँ और खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। मुराद पूरी हो गई थी मेरी। काश उस वक्त कुछ और मांगा होता तो शायद वह भी मिल जाता। मैं इन 3 दिनों की छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे तो यह तक नहीं पता था कि वह कहाँ रहते हैं। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं भी। सच तो यह था कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। देहरादून में है मेरा परिवार, वहीं जा रहा हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? डरते डरते मैंने पूछा। मेरी पत्नी, माँ और एक छोटी बहन। झनाक कुछ टूटा था मेरे भीतर। सब कुछ धंसने लगा था मेरे भीतर। आंसू पलकों पर तैर गए। मैंने सपने देखे थे बिना यह जाने कि मधुकर की ज़िंदगी में और कौन है। गलती मेरी थी। प्रोफेसर ने तो कभी किसी तरह का वादा नहीं किया था, न ही उनकी बातों से कभी लगा कि वह भी एक प्रोफेसर और एक छात्र का रिश्ता ही तो वह अभी तक निभाते आ रहे थे। जानती हो, किसी से दोस्ती होने के बीच एक केमिस्ट्री काम करती है कनिका, वरना हमें जीवन के कारवां में अनगिनत लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के। हम अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें फ़िल्टर कर लेते हैं। बस कुछ लोग खास बन जाते हैं, जैसे कि तुम। एक दिन बातों बातों में इतना कहा जरूर था उन्होंने। तब खास होने का गर्व चेहरे को गुलाबी कर गया था। लेकिन खास होने का अर्थ मैंने अपने मन से अपनी इच्छा व चाहत के अनुसार प्यार से लगाया, तो उनका क्या दोष है? यहीं उतार दीजिए। रुंधे गले से किसी तरह खुद को संयत कर मैंने कहा। मधुकर ने बिना कोई सवाल पूछे गाड़ी रोक दी। कल दोपहर 2 बजे की ट्रेन है मेरी, छोड़ने आओगी? उनकी आवाज़ में अनुरोध था या फिर दर्द, यह समझने की शक्ति मेरे भीतर से चुक गई थी। वह काली रात मेरे सर्वांगों को झंझोड़ गई थी। प्यार का स्पंदन महसूस तो किया था मैंने, पर मेरी चाह अधूरी ही रह गई थी। उनके चेहरे को हाथों में भर चूमने की चाह, उनकी बाहों के घेरे में लिपट किसी घने पेड़ की छाया में बिना कुछ कहे सुने मौन से ही तृप्त होने की चाह। स्टेशन पर वह एक जगह यूं खड़े थे मानो मेरा ही इंतजार कर रहे हों। तेजी से बढ़ी थी मैं उनकी ओर। यकीन था तुम आओगी। मेरे बस में नहीं रह गया था इस वक्त खुद को संभाल पाना। बह ही निकले आंसू। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, पर तुम्हारी आंखों में जो प्यार का समंदर हिलोरे मारता है ना, वह मुझे हर बार डगमगाता रहा। हर बार चाहा नहीं मिलता। जरूरी भी नहीं कि मिलकर ही पूर्णता प्राप्त हो। हमारा जो मन है ना, उसमें बहुत सारे कोने होते हैं और हर कोने की एक अलग अहमियत होती है। कोई जगह प्यार की होती है तो कोई कोना दोस्ती का, कोई स्नेह व लगाव का, तो कोई नफरत का भी। तुम्हारा निश्चल प्यार मेरे मन के एक कोने में सदा बसा रहेगा। किस रूप में कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्यार पर पहला अधिकार मेरी पत्नी का है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नियति को तो देखो, मैं तुम्हें भी धोखा नहीं देना चाहता। विश्वास का कोना सुरक्षित रहेगा कनिका, मेरे भीतर। विश्वास हो तुम मेरा। मुझसे वादा करो अपने को बिखरने नहीं दोगी। मैंने कल सच नहीं कहा था। मैं छुट्टियों पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है। इसे मेरी कमजोरी या पलायन मत समझना। नज़दीक रहता तो तुम्हारा मन रोज़ नए सपने बुनता रहता, जिन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता। मैं सिर्फ सुन रही थी, शब्द शब्द अपने आंसुओं के साथ पी रही थी। मनोस्थिति समझने की विद्वता है तुम में, जानता हूँ मैं। संभाल लोगी अपने आप को। एक योग्य मनोचिकित्सक के रूप में देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। मेरा विश्वास झुठलाओगी तो नहीं ना? झील सी गहरी उनकी आंखों में पनीलापन और चेहरे पर उदासी फैल गई। स्टेशन की गहमा गहमी, आती जाती ट्रेनों का शोर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगल बगल से तेजी से निकलते लोगों के बीच भी लगा कि हम दोनों एक किनारे पर खड़े हैं। आसपास फूलों की लंबी कतारें हैं और संगीत की मधुर लहरियां हमारे बीच हिलोरें ले रही हैं। मैंने उनके चेहरे को हाथों में भरकर चूम लिया।
दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुमन वाजपेयी द्वारा लिखी कहानी विश्वास हो तुम मेरा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।